हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर्स पर। लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था सैयद वंश और लोधी वंश के बारे में। उससे पहले मैंने खिलजी वंश के बारे में, तुगलक वंश के बारे में और गुलाम वंश के बारे में, सभी के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। जिन लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है, उन सभी वीडियोस को देखने के लिए पूरी प्लेलिस्ट है, या तो आप प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप दे सकते हैं। आई बटन में भी आप जाकर वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था क्या क्या थी, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। जो भी मैटर है मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ। मेरा फोकस है यूपीपीएससी और आरओ एआरओ, इन दोनों के लिए ही यहाँ पर मैं आपको तैयारी करा रही हूँ, क्योंकि एग्जाम में अक्सर कर क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं और अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था में जो केंद्रीय प्रशासन था, उसका मुखिया कौन होता था? सुल्तान। हम जानते हैं ये चीज़। बलबन एवं अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावहीन हो गए थे। ये बात बिल्कुल सही है। बलबन और अलाउद्दीन खिलजी के समय पर अमीर क्या थे? प्रभावहीन हो गए थे। अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था। किसके टाइम पर? लोधी वंश के शासन काल में। सल्तनत काल में मंत्री परिषद को मजलिस ए खलवत कहा गया है। मजलिस ए खास में मजलिस ए खलवत की बैठक होती थी। ये आपको लगता ज़रूर है कि बहुत टफ है, पॉइंट्स में कैसे याद रखूंगा, लेकिन आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। अगर आप इन्हें याद नहीं रखेंगे तो आप एक ना एक नंबर से ज़रूर लॉस कर देंगे, अपना लूज़ कर देंगे। तो मजलिस ए खास में मजलिस ए खलवत की बैठक होती थी। बारे खास, इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मालिकों और अन्य रसोइयों को बुलाता था। बारे आजम, सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। ये जितने भी पॉइंट्स हैं या जितने भी ये पार्ट हैं, ये सभी के सभी महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके लिए, स्पेशली वन लाइनर एग्जाम के लिए। यूपीपीसीएस में, आरओ में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब कुछ देखते हैं मंत्री एवं उससे संबंधित विभाग कौन कौन से हैं। मंत्री और विभाग, वजीर तो आप जानते ही हैं, प्रधानमंत्री को कहा जाता था, और राजस्व विभाग का ये क्या होता था? प्रमुख होता था। मुशरिफ ए मुमालिक क्या होता था? प्रांतों एवं राज्यों से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा करता था। इसे महालेखाकार भी कहते थे। तो मुशरिफ ए मुमालिक, आपको कुछ याद रखना है, मुमालिक से ही कुछ याद रख लीजिएगा कि लेखा जोखा मतलब पैसों का काम ये देखता था। मजुमादर क्या था? उधार दिए गए धन का हिसाब रखता था। जो अब इसके नाम में आ रहा है मजुमादर, तो आप इसको उधार के नाम से कुछ कुछ याद रखिएगा, तो आपको याद आ जाएगा कि उधार दिए हुए व्यक्तियों का ये धन का हिसाब रखता था। खजीन का मतलब क्या था? कोषाध्यक्ष। आरिज ए मुमालिक, ये पूछा जाता है, आरिज ए मुमालिक दीवाने अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। सैन्य विभाग के प्रमुख जिस में भी रहे, सभी में महत्वपूर्ण होते हैं और ये पूछे जाते हैं। सद्र और सुदूर धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख हुआ करता था। काजी उल कजात सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी था। काजी से आपको समझ लेना है थोड़ा सा कि ये न्याय करता होगा। बरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। वकील ए दर क्या होता था? सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं में देखभाल करता था। और दीवाने खैरात सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो पूछा जाता है, दीवाने खैरात क्या था? तो दीवाने खैरात था हमारा दान विभाग। और दीवाने बंदगान क्या था? दास विभाग था। और दीवाने इस्तेहाक क्या था? पेंशन विभाग था। ये दो बहुत महत्वपूर्ण हैं, दान विभाग और दास विभाग। अब आगे देखते हैं और क्या क्या पॉइंट्स हैं। सल्तनत काल में दीवाने रियासत एवं धार्मिक मामलों, पवित्र स्थानों तथा योग्य विद्वानों और धर्मपरायण लोगों को वजीफा देता था। इसका अध्यक्ष कौन होता था? सदर होता था, जो साधारणतः प्रधान काजी होता था। यह न्याय विभाग का भी अध्यक्ष हुआ करता था। दीवाने इंसा नामक विभाग राज्य के पत्राचार से संबंध रखता था। इंसा से आप कुछ भी समझ सकते हैं, इसको किसी तरीके से ट्रिक बनाइए और याद रखिए कि जो दीवाने इंसा पूछा गया है कई बार एग्जाम में, दीवाने इंसा पत्राचार से संबंधित हुआ करता था। साम्राज्य के विभिन्न भागों में चल रही गतिविधियों की पूर्ण जानकारी के लिए दूतों की नियुक्ति की जाती थी। ये दूत क्या कहलाते थे? बरीद कहलाते थे। शासन के सबसे ज़्यादा विश्वास पात्र लोग ही मुख्य बरीद के पद पर नियुक्त किए जाते थे। ऐसा नहीं था कि बरीद किसी को भी नियुक्त कर लिया जाता था, जो बहुत विश्वसनीय लोग होते थे उन्हीं को किया जाता था।
लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी। किसने की थी? फिरोज तुगलक ने। यह विभाग नहरों तथा सार्वजनिक भवनों का निर्माण भी करता था। सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था, जिसे इक्ता या सूबा भी कहा जाता था। यहाँ का शासन नायब या बली या फिर मुक्ति द्वारा होता था। इक्ताओं को शिकों में विभाजित किया जाता था, जहाँ प्रमुख अधिकारी शिकदार होता था, एक सैनिक अधिकारी भी होता था। इतनी चीज़ें बहुत डीप में नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन जिन जिन पर मैं पॉइंट लगा रही हूँ वो सभी के सभी पूछे जाते हैं। उश्र क्या है? मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। खराज क्या है? गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। जकात क्या था? मुस्लिमों पर धार्मिक कर और संपत्ति का 40वां हिस्सा था ये। जजिया आपको पता है गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर था। जजिया कर किसने लगाया था? जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में अगर आपने पहले वाला वीडियो देखा है तो। खम्स को देख लेते हैं। यह लूटे हुए धन में खानों अथवा भूमि में गड़े हुए खजानों से प्राप्त संपत्ति का 1/5 भाग था, जिस पर सुल्तान का अधिकार था, तथा शेष 4/5 भाग उसके सैनिक अथवा खजानों को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अधिकार होता था। परंतु फिरोज तुगलक को छोड़कर अन्य सभी शासकों ने 4/5 हिस्सा स्वयं अपने लिए रखा था। सुल्तान सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजानों में से कोई भी हिस्सा नहीं लिया था। कुछ ऐसे भी थे कि जिनको इन्होंने कोई भी हिस्सा नहीं लिया। सिंकों को परगनों में विभाजित किया गया था। आमिल परगने का मुख्य अधिकारी होता था। मुशरिफ लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी होता था। मुशरिफ आपको याद रखना है। मुशरिफ कौन होता था? लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी। एक शहर या 100 गांवों के शासन की देखरेख अमीर सदा नामक अधिकारी करता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो होती थी वो कौन होती थी? गांव, मतलब ग्राम होती थी। ग्राम में सबसे अधिक प्रभावशाली लोग खुद छोटे जमींदार होते थे और मुकदम मुखिया होते थे। ग्राम का एक पटवारी भी होता था। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें हैं, लेकिन सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ कुछ हैं जो महत्वपूर्ण हैं। सुल्तान का स्थायी सेना खास खेल नाम दिया गया था। मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था के आधार बनाया गया था। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को मंगलीक तथा अर्राद भी कहा जाता था। 10 अश्वारोही का मतलब क्या होता था? एक सरे खेल। 10 सरे खेल का मतलब होता था एक सिपल सालार और 10 सिपह सालार एक अमीर, 10 अमीर एक मलिक और 10 मलिक एक खान। ये चीज़ें भी आपको समझाने के लिए पॉइंट वाइज दी गई हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रथा को समाप्त किया था। एकता प्रथा क्या है जरूर बताइएगा। एकता प्रथा को समाप्त किया था, काफ़ी महत्वपूर्ण है। एकता प्रथा की दोबारा जो शुरुआत हुई थी वो फिरोज तुगलक के द्वारा की गई थी। हाँ, सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब एवं रूस से मंगाए जाते थे। हाथी मुख्यतः बंगाल से मंगाए जाते थे। ये पूछ लिया जाता है। सल्तनत कालीन कानून शरीयत, कुरान एवं हदीस पर आधारित था। जो सल्तनत कालीन कानून था वो किस पर आधारित था? शरीयत पर, कुरान एवं हदीस पर। मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे: कुरान, हदीस, इजमा और कयास। ये चारों के चारों बहुत महत्वपूर्ण है। सुल्तान सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था। सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की बहुत मिश्रित प्रणाली को क्या कहा गया है? मुक्ताई कहा गया है। क्या कहा गया? मुक्ताई। ठीक है। भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मसाहत कहलाता था। जो होता था निर्धारण वो क्या कहलाता था? मसाहत कहलाता था। देखिए इसमें भी देख लेते हैं कुछ प्रसिद्ध स्थान हैं और क्या कारण है। तो सुरसुती अच्छी किस्म के चावल के लिए था फेमस। अन्हेवाड़ा व्यापारियों को तीर्थ स्थल के रूप में था। सतगांव था रेशमी रजाइयों के लिए। आगरा था नील उत्पादन के लिए। और बनारस क्या था? सोने चांदी व जड़ी काम के लिए ये प्रसिद्ध था। ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो कई बार पूछ लिए जाते हैं। अब इसकी देखते हैं। पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि खालसा भूमि कहलाती थी। मतलब जो पूरी उसके जो उस समय पर शासक होता था उसी के पास रहती थी। अलाउद्दीन ने दान दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तन कर दिया था। सल्तनत कालीन मुद्रा व्यवस्था चांदी के टके और तांबे के दिरहम पर आधारित थी। देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण देवल के बारे में ये चीज़ पूछ ली जाती है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे सल्तनत कालीन से संबंधित। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।